क्या हाल है साथियों, मैं हूं विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष फिर से लेके आ गए हैं यूपीएससी से और सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम से रिलेटेड जो सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर है 25 दिसंबर के लिए। ठीक, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है। और आज यहाँ पे देख लेते हैं इसकी सुर्खियां। इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर रूल्स 2020, कंपोजिट फ्लोर टेस्ट हाईकोर्ट ने दिया है गुवाहाटी की, क्या है? ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट, भारत में तो दो बच्चों की पॉलिसी, टू चाइल्ड पॉलिसी आनी चाहिए क्या? फिक्की सीआईआई इन्होंने कहा है कि वेज कोड जो है अभी जो लॉन्च हुआ उस पर रोक लगाई जाए, क्या है पूरी कहानी? पब्लिक सेक्टर बैंक में, इकोनॉमी से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाला टॉपिक, फ्रॉड केसेस पब्लिक सेक्टर इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स। देन वी विल हैव अवर फेवरेट portion of the video, questions of the day। आगे पढ़ने से पहले आप लोग को मोडस ऑपरेंडी बता देते हैं। जो हमारे साथ पहली बार ये देख रहे हैं वीडियो, वो जानते हैं कि एक रजिस्टर उनको रखना है ताकि उस पर जो मैं क्वेश्चंस पूछूं या फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताता हूं उसको उसमें लिख के आसानी से जो है नोट्स बना के आखिरी वक्त में कम समय में उसको ही रिवाइज कर ले। दूसरा, मैप बुक इंडिया की और वर्ल्ड की, और सिलेबस जो है आपका कंठस्थ तरीके से होना चाहिए, चाहे ईपीएफओ को आप पढ़ लो, यूपीएससी पढ़ लो। यहाँ पे आपसे मैं ये कहूँगा जो यूपीएससी के मेंस के वाले जो सिलेबस है वो आपको एक एक वर्ड बाय वर्ड पढ़ा होना चाहिए। ठीक, इसी के साथ साथ एक जेंटल रिमाइंडर है कि यूपीएससी का और ईपीएफओ का दोनों का हमारा अभी वर्तमान में पेड ग्रुप खुला हुआ है, आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। इन दोनों में ही हिंदी इंग्लिश में आपका टेस्ट सीरीज़ है, और टेस्ट सीरीज़ में जो है सेक्शनल टेस्ट भी हैं और फुल लेंथ टेस्ट भी हैं, और ये सब बाइलिंगुअल हैं। स्टडी मटेरियल भी है, पूरा सब कुछ जो भी मोस्ट रेलेवेंट है, और कंटिन्यूस हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज है। सब कुछ आप लोग को जो है आपको पर्सनल लेवल पे जाके आपको सारी चीज़ें जो है ग्रुप में बताई जाती है। आप लोग डाउट्स पूछ भी सकते हो, डाउट्स को जो है क्लियर भी किया जाएगा एक एक को। अगर आप लोग को ज्वाइन करना है तो आप लोग नंबर डायल करके 8564880530 9696066089 पे कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। अपने पहले टॉपिक पे आ जाते हैं, जीएस पेपर 2 से वाला टॉपिक, और विद्युत उपभोक्ताओं के अधिकार नियम 2020 से संबंधित यहाँ पे बताया गया है। सरकार ने क्या है कि नए रूल्स निकाले हैं, आपके अलाउ किया है कंज्यूमर को, कंज्यूमर्स इन इंडिया टू एक्सेस कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ क्वालिटी रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, अधिसूचित नियमों के तहत भारत में उपभोक्ता को गुणवत्ता पूर्वक और जो है विश्वसनीय बिजली की निरंतर आपूर्ति प्रदान करने को कहा गया है। अब देखिए, इंडिया में बिजली बनती है, ठीक, एनटीपीसी, कई सारे एनएचपीसी, हाइड्रो से, थर्मल से बनाते हैं, फिर इसको जो है डिस्ट्रीब्यूट करती है और ट्रांसमिट करती है आपकी पावर डिस्कॉम्स। समझते जाइएगा क्या बताता जा रहा हूँ। ठीक, यहीं से क्वेश्चन बनाएगा वो, मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पावर डिस्कॉम्स जब आपका, चाहे ये प्राइवेट कंपनी की हो, चाहे वो पब्लिक कंपनी की हो, सरकार की हो, ये लोग मोनोपोली होती है, इनके ही थ्रू आपको बिजली लेनी पड़ती है। जिस भी एरिया में होंगे तो ऐसा नहीं है कि कंपटीशन में होंगे, एक जगह पे एक ही होंगे। ठीक, तो इनकी मोनोपोली यानी कि एकाधिकार है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि ये रूल्स गवर्नमेंट को लाना जरूरी है कि एक गवर्नमेंट का हाथ रहे किसके ऊपर, कंज्यूमर के ऊपर। फाइनली तो जानी उसी के पास है बिजली, और कंज्यूमर को क्या चीज चाहिए? एक तो क्वालिटी वाली सस्ती बिजली चाहिए, ज्यादा एक्स्ट्रा चार्जेस ना हो, ट्रांसपेरेंट बिलिंग हो, पूरे फुल टाइम बिजली चाहिए। ठीक, और उसकी अगर कोई कंप्लेंट हो तो उसका निवारण होना चाहिए, रिड्रेसल होना चाहिए ग्रीवेंसेस का। ये सारी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट ने कंज्यूमर के ऊपर हाथ रखते हुए सर पे और ये कहा है कि आप लोग को ये जो है सारी चीज़ें मिलेंगी, और ये जो मनमानी जो अगर ये लोग कर रहे हैं तो वो नहीं होगा। ठीक, ये है पूरी कहानी इसमें। आगे इसमें थोड़े से वही सारे रूल, कि ये रूल जो है कई सारे पहलुओं पे बनाए गए हैं कि पावर सप्लाई पूरा मिलना चाहिए, लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूशन का और मीटरिंग, ठीक, न्यू कनेक्शन मॉडिफिकेशन, इन सब का भी क्या है, टाइम बाउंड मैनर में किया जाएगा। नया कनेक्शन ले रहे हो, कोई कनेक्शन में संशोधन है, यहाँ से उधर, उधर से इधर, सब कुछ मतलब टाइम बाउंड मैनर में होगा। राइट्स क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसेस जो हैं, ड्यूटी ऑफ एवरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी, जिनके पास पावर डिस्कवर लाइसेंसी हैं जो लोग, उनको सप्लाई करना है, रिक्वेस्ट की ऑक्युपाई, वही सारी चीज़ें। राइट ऑफ कंज्यूमर्स क्या है कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस उनको मिलनी चाहिए। सिग्निफिकेंस जो मैंने आपको बताया एक ही है, चाहे वो पब्लिक हो प्राइवेट हो, तो कंज्यूमर के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, तो हमें गवर्नमेंट रूल्स लेके आई है
ताकि जो है अच्छे से ये लोग काम करें। रिलीज ऑफ न्यू कनेक्शन एंड मॉडिफिकेशन, ट्रांसपेरेंट, सिंपल और ये टर्म बाउंड प्रोसेस होना चाहिए। कनेक्शन रिकनेक्शन प्रोविजन सब इसमें दिए गए, ऑनलाइन भी आप कर सकते हो ये सारा कुछ, ये ऑप्शन होगा। आप एक विकल्प है 7 दिन में जो है मेट्रो सिटी में, 15 दिन में म्यूनिसिपल एरियाज जो है, और 30 दिन में रूरल एरियाज में आपको नए कनेक्शन या फिर कोई भी मॉडिफिकेशन कराना तो हो जाएगा। ठीक, रूरल एरियाज में ज़्यादा टाइम लगेगा। बिलिंग और भुगतान जो है आपका ट्रांसपेरेंटली, और ये सारी चीज़ें हैं, बिल कर सकते हो ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, और पेमेंट एडवांस में भी आप कर सकते हो। ठीक, आपने देखा हो कई सारी सोसाइटीज़ जो होती हैं वो प्री पेड रहती हैं, वो आप उसमें 1000 रुपये डाल दीजिए, अपना यूनिट के अनुसार जो है वो उसमें से कटता रहता है, तो बाद में कोई मतलब ही नहीं है लेके भाग जाओ, या फिर इस तरीके से पहले ही पेमेंट करा लेते हैं वो लोग। ठीक, सप्लाई की रिलायबिलिटी क्या है कि 24 घंटे होगा बस। अब यहाँ पे देखो एक बड़ी मुझे अजीब सी चीज़ लगी कि हर जगह तो उन्होंने इंश्योर किया है कि 24 घंटे 7 दिन पावर आएगी, लेकिन कुछ कंज्यूमर जो एग्रीकल्चर के हैं वहाँ पे फ्यूअर आवर्स ऑफ सप्लाई हो सकती है, मे बी। तो मतलब एग्रीकल्चर को ही हर जगह क्यों, किसान जो अन्नदाता आप बोलते हो उसे, उसको नहीं आप बिजली दे पा रहे हो। खैर, अगला जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हाई कोर्ट ने कंपोजिट फ्लोर टेस्ट की बात करी है बीटीसी में। बीटीसी क्या है यहाँ पे? बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है। ठीक, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल या फिर परिषद है। अब ये छठी अनुसूची के अंतर्गत ये बनाई जाती हैं। ठीक, छठी अनुसूची में कौन कौन से आते हैं? आसाम, त्रिपुरा, आपका मेघालय और मिजोरम, ये 4 जो है स्टेट्स आते हैं। और इनको अलग छठी सूची में इसलिए रखा गया है ट्राइबल एरियाज के लिए, क्योंकि अब मैं कौन सा बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो एथनिसिटी है इनकी, जो ट्राइबल्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह पे बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है, मतलब उनका रहन सहन अलग है। एक ही स्टेट के अंतर्गत तो हैं, लेकिन यहाँ वाले जो ट्राइबल्स है, आदिवासी हैं, उनकी एथनिसिटी जो है इधर पास में मान लीजिए 5, 6, 10 किलोमीटर के बाद जो है काफ़ी अलग हो जाएंगे। तो ऐसे एरियाज को इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने रीजनल काउंसिल और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनाया है। ठीक, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट या फिर रीजनल डिस्ट्रिक्ट बना दिए अलग अलग। ठीक है, और उसमें क्या है कि जो इसी तरीके का अब यहाँ पे एक बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बनाई गई। इस काउंसिल के अंदर कुछ अपवाद है, वैसे वो सारी चीजें अभी फैक्टुअली बता दूंगा। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जब इसके इलेक्शन हुए, ठीक, तो बोडोलैंड वाले में क्या है कि 46 लोग होते हैं, जिसमें से 6 जो है मनोनीत होते हैं, उनका मतलब वो किया जाता है, गवर्नर उसको नॉमिनेशन करते हैं उनका। ठीक, बाकी 40 जो है वो सब इलेक्टेड होते हैं। इलेक्शन में क्या हुआ कि आपका मेजॉरिटी नहीं आ पाई। ठीक, किसी भी एक पार्टी की मेजॉरिटी नहीं आ पाई, तो कुछ लोगों ने मिल के मेजॉरिटी यहाँ पे घोषित की अपनी। ठीक, जिसमें से बीजेपी और उनके सहायक दल थे। अब वो क्या हुआ कि वहां पे कुछ बवाल कट गया। अब वहां पे कि मतलब कौन है कौन नहीं है, तो हाई कोर्ट ने उसमें ऑर्डर कर दिया कि भाई एक काम करो, कंपोजिट फ्लोर टेस्ट कर लो। ठीक, अब समझते हैं कंपोजिट फ्लोर टेस्ट क्या होता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपोजिट फ्लोर टेस्ट अपने पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए इसमें क्या है कि जब एक या एक से ज़्यादा लोग जो है ये कहते हैं कि भाई हम गवर्नमेंट बना सकते हैं, ठीक, क्योंकि मेजॉरिटी किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी या फिर गठबंधन की सरकार मतलब नहीं आई है कोई किसी भी कोalition की, तो उस केस में क्या होता है कि गवर्नर कहता है कि भाई सब लोग आओ। यहाँ पे हाई कोर्ट ने हालांकि बोला है, गवर्नर सब लोग कहता है सब लोग आओ, और उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लोर टेस्ट कराएंगे। ठीक, वोटिंग होगी, और वोटिंग जो ओरल भी हो सकती है और डिवीजन की भी हो सकती है, मतलब फिर उसमें बैलेट और उसका यूज़ होता है, ओरली भी हो सकती है। और जिसकी फिर सरकार बनेगी उसको जो है उसी मतलब जो भी यहाँ पे वोटिंग या फ्लोर टेस्ट में जीतेगा वो सरकार बनाने के लायक हो जाएगा। मतलब आ जाओ भैया आमने सामने वाली बात है। ठीक, अब इसमें कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई दो पक्ष जो है उनके बराबर बराबर वोट आ गए, तो आपका कास्टिंग वोट जो होता है वो पीठासीन अधिकारी या फिर स्पीकर करता है। ठीक, उसके बाद भी मान लो अगर कास्टिंग वोट के बाद भी जो है मान लीजिए, कास्टिंग वोट तो तभी होगा जब डिसाइड करना हो, मान लो किसी कारणवश जो है नहीं हो पा रहा है, तो फिर गवर्नर की यहाँ पे डिस्क्रिशन चलती है। ठीक, कि वो किसको जो है सीएम बनाना चाहता है या फिर क्या डिसीजन ले रहा है, गवर्नर की डिस्क्रिशन चलती है। और डिस्क्रिशन वर्ड जो है, ठीक, ये ऑलरेडी संविधान में लिखा हुआ है गवर्नर के परिप्रेक्ष्य में। ठीक, ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है ये आप लोग बताना है। हिंट दे रहा हूं 161, 162, 163 इन्हीं में से है, आसपास है। ठीक है, तो ये है पूरी कहानी यहाँ पे।
गुवाहाटी हाई कोर्ट जो कि आपका आसाम का है, इसने कहा है कंपोजिट होना चाहिए, न्यूली इलेक्टेड यहाँ पे, क्योंकि कोई बना नहीं पाया था। सिंपल सी बात है, 40 लोग थे, 40 लोग में 17 ही सीट ला पाई। सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी? बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट। लेकिन हमें चाहिए कितनी थी? 20+1, क्योंकि 40 में से हमें लेना था। ठीक, बीजेपी की यूनाइटेड पीपल पार्टी और ये सब इसमें मत जाना कि कौन कितना जीता क्या नहीं, हमें बस अपना संविधान से और जो सिलेबस के हिसाब से पढ़नी है मेन चीज़ें। ठीक, तो इसमें बीजेपी के जो है चीफ ये गुवाहाटी हाई कोर्ट चले गए और उन्होंने कहा कि दिसंबर 17 को चले गए और कहा कि ऑर्डर दे दो। फिर हाई कोर्ट ने कह दिया कि भैया 26 दिसंबर तक होना चाहिए, कंपोजिट फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। ठीक है, कोर्ट से ऑर्डर करा लिया। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल, ये इंपॉर्टेंट है। एडीसी जो होती हैं, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 6 शेड्यूल के अंतर्गत, और ऑल्सो प्रोवाइड फॉर सेपरेट, ये 6 शेड्यूल जो है आपका, छठी अनुसूची जो है वो रीजनल काउंसिल को भी प्रोवाइड करती है और इसको जो है ऑटोनोमस रीजन बोलते हैं। अब जो 10 एरिया हैं, ठीक, नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्वी भारत में 10 एरिया है जो कि इस तरीके के जो है आपके आते हैं ऑटोनोमस रीजन में। ठीक, इनके एक बार जो है लिस्ट प्लीज याद कर लीजिएगा, यहाँ पे 3-3 करके लिखा हुआ है। आप लोग जो पेड ग्रुप में है प्लीज इसको लिख के आप लोग बताइएगा। 10 हैं, ठीक, नॉर्थ ईस्ट में इस तरीके के 10 हैं, जिसमें से तीन 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 किस्में हैं आसाम में, मेघालय में और मिजोरम में। अब 6 शेड्यूल में चौथा कौन सा है? त्रिपुरा है। ठीक, वहां पे एक है। ठीक, आसाम में जो 3 है वहां उसमें एक जो है कौन सा है? बोडो है, बोडोलैंड है। ठीक, जिसको मतलब ये वो कह रहे थे कि हमको स्वतंत्रता दीजिए, हमको अलग रहना है, ये अपनी स्टेट, अलग स्टेट की बात करते हैं। ठीक, इसको बोलते हैं रीजनलिज्म। ठीक है, खैर वो मेंस का टॉपिक है और यहाँ पे अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? बोडोलैंड है और इसमें इन्हीं में ही जो है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, दीज रीजन नेम्ड एज डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ द नेम, जैसे बोडोलैंड टेरिटोरियल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या फिर रीजनल काउंसिल बोला जाता है अगर रीजन से संबंधित है। अब जो हर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है, रीजनल काउंसिल है, उसमें वैसे तो 30 से ज्यादा लोग नहीं होते हैं। ठीक, बस यहाँ पे बोडोलैंड, यहाँ पे एक अपवाद है कि इसमें 46 मेंबर हैं, बाकियों में क्या है 30 से ज्यादा नहीं होंगे। और उसमें से भी 4 जो है वो ये आपका नामित होंगे राज्यपाल द्वारा, गवर्नर द्वारा, बाकी सब इलेक्ट होंगे। ठीक, समझ में आ रही बात? और ये लोग का टर्म क्या होता है? 5 साल ही होता है, तो घबराना नहीं कि बोलो कुछ और 5 साल कह दे तो भैया 5 साल ही है यहाँ पे। ठीक, लेकिन यहाँ बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल जो है यहाँ पे 46 मेंबर होते हैं, 40 इलेक्टेड होते हैं, 35 रिजर्व होते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए और 5 जो है नॉन ट्राइबल के लिए वो जो है रिजर्व्ड होते हैं। 6 जो है नॉमिनेटेड होते हैं गवर्नर द्वारा, और ये किससे? जो भी अनरिप्रेजेंटेड है, एक तो ट्राइबल भी हो गया, नॉन ट्राइबल भी हो गया, उसके बाद भी जो बचे उनमें से 6 लोग को चुना जाएगा। अनरिप्रेजेंटेड कम्युनिटीज, जो गैर मान्यता प्राप्त समुदायों में से गैर अनरिप्रेजेंटेड, मतलब जिनको रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाया है इस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में, काउंसिल में, उनका। ठीक, अब ये सिंपल सा एक आगे वाला प्रोजेक्ट है, काफी इंपॉर्टेंट था पहले वाला, इससे पॉलिटिक्स रिलेटेड। ये वाला क्या है? ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट की बात करी गई है। इसमें कुछ अलग से मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगा, पेन पेंसिल अपनी तैयार रखिए। गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर 500 मिलियन प्रोजेक्ट का जो है वो लिया है, नेशनल हाईवे कॉरिडोर बनाने के लिए पैसा। ठीक, गवर्नमेंट ने इनसे लिया है, वर्ल्ड बैंक से। और इसमें कौन कौन सा, इसमें इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश है। अब कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ। कुछ जब आपने पढ़ा कि यार $500 मिलियन, आप रोज पढ़ते रहते हो यार कि यार वर्ल्ड बैंक ने पैसा दिया, वर्ल्ड बैंक ने पैसा दिया, वर्ल्ड बैंक क्या है? क्या इसके बाद इतना पैसा कहाँ से आता है? कभी सोचा आप लोगों ने या नहीं सोचा? तो इस तरीके से ये थिंकिंग को जो है आपको डेवलप करना चाहिए। तो क्या है, वर्ल्ड बैंक खुद भी कई जगह जो इसके पास पैसा आता है, एक है आपका फाइनेंशियल रिजर्व है, वित्तीय भंडार है इसके पास, जिसमें से ये खुद लोन देता है लोगों को, जैसे इंडिया ले रहा है। ठीक, इसी तरीके से ये भी कई जगह इन्वेस्टमेंट करता है, वहां से उसको पैसा मिलता है। कई सारी जो बहुत अमीर कंट्रीज है उनसे भी इसको पैसा आता है इस रिजर्व में। ठीक, आपका जो है कई सारे जो कंट्रीज को इसने लोन दिया था वो लोग पैसा वापस कर रहे हैं, तो वो भी इसी फंड में, रिजर्व में आ जाता है, फाइनेंशियल रिजर्व में। ठीक, और ये काफी लॉन्ग टर्म, अच्छा लोन किस तरीके का देता है वर्ल्ड बैंक? ये काफी लॉन्ग टर्म होता है और वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंटल वर्क्स में ही लोन देता है, ध्यान रखना। आपका आईएमएफ किस में देता है? ये इकोनॉमी के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। आईएमएफ देता है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट के उसमें, और वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट वाले उस पर काफी टाइम ज्यादा के लिए होता है, जैसे 30 साल। यहां पे भी देख रहे हो 18.5 साल के लिए एला,
और उसमें भी 5 साल का ग्रेस पीरियड है, ना दे पाओ तो 5 साल और, ठीक, और बहुत ही कम इसका इंटरेस्ट रेट भी, काफी ब्याज दर जो है वो भी काफी कम होती है। समझ गए बात? तो ये सारी चीजें हैं। अब एक्स्ट्रा और पॉइंट, अगला पॉइंट समझिए। वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक ग्रुप अलग अलग चीजें हैं, ठीक। इसमें तो आपका आता है IBRD, ठीक, और IDA, ठीक। बाकी वर्ल्ड बैंक ग्रुप में ये दोनों तो आते ही आते हैं। टोटल 5 संस्थाएं हैं। वर्ल्ड बैंक अगर बोला जाए तो IBRD और IDA है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप बोला जाए तो 5 हैं। ये दोनों मिला के 3 और है। 3 और का आपको नाम देना है, और जरूर देना है, क्योंकि आंसर जो देगा वहीं सिलेक्शन लेगा, ठीक है। तो ये वाली बात है, समझ में आ गई। और इसमें क्या था आगे, चलिए अभी ये वाली 2 पॉइंट थी, और आगे अभी शायद फैक्ट में याद आ जाएगा। 2-3 चीजें मुझे बतानी थी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 500 का वही मिला है, और साढ़े ये सब बता दिया मैंने। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने किया। ग्रीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाईवे की बात हो रही है, तो रोड बननी है, लेकिन रोड को ऐसे बनाना है कि क्लाइमेट चेंज और ग्रीन हाउस गैसें ज्यादा इमर्ज ना हो, बस ये चीजें। उसके लिए जो टेक्नोलॉजीज हैं काफी एफिशिएंट और इफेक्टिव टाइप की हैं, जो क्लाइमेट का रखते हो। मतलब ये क्या है कि डेवलपमेंट हो रहा है और साथ ही साथ एनवायरनमेंट का ध्यान भी रखा जा रहा है, ठीक। तो ये कह सकते हो कि आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा है, आर्थिक विकास भी हो रहा है, और साथ ही साथ आपका जो है सतत विकास भी हो रहा है, एनवायरनमेंट का भी ध्यान में रखते हुए। यही सारी चीजें ना बताइए। 883 किलोमीटर का है, और लोकल मटेरियल से का यूज करेंगे। वो 3R प्रिंसिपल मैंने आपको बताया थे ना, याद है? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। वही सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक। लोकल मटेरियल करेंगे, बायो इंजीनियरिंग सोल्यूशन का यूज करेंगे, कनेक्टिविटी होगी, इकोनॉमिक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट ट्रेजेक्टरी करेंगे। दिस ऑपरेशन ब्रिंग्स ट्रू प्रायोरिटीज इन सपोर्ट ऑफ इंडियाज ग्रोथ स्ट्रेटजीज, ठीक है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हो रहा है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है। ग्रोथ थोड़ा सा जो है इकोनॉमिक आर्थिक उसमें टर्म्स में भी होता है, डेवलपमेंट काफी व्यापक लेवल पे होता है। जैसे हमारा जीडीपी है, लेकिन जीडीपी को कई लोग कहते हैं कि भाई इतना, क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है इसमें, सकल घरेलू उत्पाद, लेकिन लोग कहते हैं कि ये सही मानक नहीं है हमारी प्रोग्रेस करने का। सही मानक क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, या फिर इसके अलावा भी कुछ नया बनाना चाहिए जो व्यापक तरीके से हमारा किस तरीके से कल्याण हो रहा है या डेवलपमेंट हो रहा है उसको करे। सिर्फ आर्थिक नहीं, हमें सामाजिक भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। ये सारी चीजें हैं। आपके मेंस में ये सब ऐसे में पॉइंट लिखने में बहुत काम आ सकता है। बेनिफिट क्या है? अब देखो यहाँ पे क्या है, यूपीएससी पूछ लेगा कि बताओ ये जो ग्रीन हाईवे है इसके कौन कौन से बेनिफिट है, तो आप लोग कर लेंगे। मेन चीजें क्या है वो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर रखी है आप लोग के लिए, कि आपका प्रमोट करता है एफिशिएंसी को बढ़ाता है, वाटर और कंस्ट्रक्शन मटेरियल कम यूज होता है, ठीक। ग्रीन हाउस गैसेस को कम करता है, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट फॉर जो है रोड यूजर्स है। अब रोड अच्छी होगी, आप सोच रहे हो कैसे एफिशिएंट हुआ, तो रोड अच्छी होगी तो ब्रेक कम लेंगे, ब्रेक कम लेंगे तो जो है अच्छा गाड़ी माइलेज देगी, अच्छी गाड़ी माइलेज देगी तो तेल का खर्चा कम होगा, तेल का खर्चा कम होगा तो भैया कार्बन उत्सर्जन कम होगा। समझ में आ रहा ना कैसे लिंक करनी चीजें, ठीक। तो उसके बाद क्या, इट विल स्ट्रेंथन वाइटन, मतलब न्यू पेवमेंट और कई सारी चीजें बनाएंगे ताकि आसान हो सके आना जाना, और रोड सेफ्टी मेजर्स भी लाएंगे। और टोटल जो इस तरह के प्रोजेक्ट है नेशनल हाईवे वाले नेटवर्क में 500 किलोमीटर 5000 किलोमीटर बनाने की बात कही गई है, जो कि क्लाइमेट चेंज रेजिलियंट है। अगला टॉपिक पे आ जाते हैं अपना, वो है 2 चाइल्ड पॉलिसी इंडिया में कहीं लागू होनी चाहिए। देखिए अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 ये वाला अभी डेटा मैंने आप लोगों को बताया था कुछ दिन पहले, 1 हफ्ता हो गया शायद। अब यहाँ पे फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, उनको मैं खाली एक बार फिर से बता दे रहा हूँ आप लोग को, और फिर उस फैक्ट्स को लेकर ये हम पहुंचेंगे कि क्या हम लोग को भारत में 2 चाइल्ड पॉलिसी लगानी चाहिए। क्या हमारी मतलब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है क्या हमारे यहाँ, कि मतलब बहुत ज्यादा जनसंख्या विस्फोट हुआ जा रहा है, क्या हो रहा है। तो अब देखिए पहले तो ये बताया गया है कि ये इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो स्टेबलाइज हो रही है, ये अच्छी बात है, ठीक। हालांकि वर्ल्ड बैंक ही एक मतलब रिपोर्ट ये निकालती है कि पॉपुलेशन की किस हिसाब से जो है बढ़त हो रही है, और वर्ल्ड बैंक ये कहती है कि हमारा किस साल तक हो जाएगी दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारे देश की, किस साल की तक हो जाएगी बताइए, 2025 है कि 2022 है, ठीक। ये वाला क्वेश्चन जो यूपीपीसीएस में भी पीछे पूछा गया था, यूपीएससी भी पूछ सकता है घुमा के इनडायरेक्टली। तो यहाँ पे कह रहा है स्टेबलाइज हो रही है, और टोटल फर्टिलिटी रेट, मतलब ये होता है कि जो विमेन की रिप्रोडक्टिव एज होती है, ठीक है, आपकी विमेन की रिप्रोडक्टिव एज जो है उसमें कितने बच्चे ऑन एन एवरेज हर विमेन करती है, तो ये रेट जो है कि मतलब
2.1 जो है अच्छा माना जाता है। वो इसलिए माना जाता है कि मान लीजिए बर्थ रेट, ये का सब कॉन्सेप्ट की चीजें हैं, ध्यान से सुनिए। बर्थ रेट या फिर फर्टिलिटी रेट में जैसे दो लोग हैं, मदर और फादर, इनके दो बच्चे हुए, और 2.1 का मतलब ये मत करिएगा कि यार ये 1.1 क्या मतलब है। मतलब ये कई सारे लोग को जब जोड़ के डिवाइड करके निकालो तो 2.1 हो गया है। तो उसमें यह है कि इन इन दोनों को रिप्लेस करने के लिए दो लोग हो जाए, तो 0.1 इसलिए यहाँ पे कि मान लीजिए आपका ये मोर्टेलिटी हो गई, कुछ लोग, कुछ बच्चे हो सकता ना भी जिए, तब भी जो है दो लोगों को दो लोग रिप्लेस कर जाए। ये है टोटल फर्टिलिटी रेट के पीछे की बेसिक जानकारी। ठीक, ये आपको इतनी डिटेल में कोई नहीं आसानी से बताएगा एक साथ। ये सारी चीजें अगर जो भी है, अगर आप पढ़ने बैठो भी 10 से 15 घंटे लगेंगे, उसके बाद भी हो सकता है कि व्यापक तरीके से आप ना कर पाए। लेकिन आप लगातार मेरे साथ रोज 6 बजे इस पे जुड़े रहेंगे तो बहुत फायदा होगा। सीधी सी बात है, मैं बता रहा हूं बहुत फायदा होगा, तो ये मतलब सीना ठोक के बोल रहा हूं ये चीज। ठीक, तो ये वाली चीज है। और यहाँ पे कह रहा है कि डिक्रीज हुई है टीएफआर भी। टीएफआर इंडिया में काफी ज्यादा थी पहले, इस समय 2.55 है, तो ये कम हो गई है। ठीक, क्या एग्जैक्टली आप लोग बताइएगा। सेंसस से डेटा लेते हैं इसको, और जो ये सर्वे हो रहे हैं इसमें भी क्या बताया गया है, टीएफआर क्या लेवल पे पहुंच गया, प्लीज एक बार आप लोग सर्च करके बताइएगा। फर्स्ट सेट ऑफ डेटा में बताया गया था कि जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने निकाला था, और ये 2015-16 के बाद में निकाला गया है आपका। ठीक, फिफ्थ NHFS आ गया डेटा, और इसमें कहा गया कि जितने ऑल 17 स्टेट्स, तो उन्होंने में ये देखा गया है कि मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज किया जा रहा है। और कई सारी वीमेन जो ये चाहती हैं कि भैया बच्चे ज्यादा ना हो, लेकिन वो कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज नहीं कर पा रही थी, ऐसी महिलाओं का जो है अब कम हो गया है। मतलब रेट कई सारे स्टेट्स में इनका, ऐसे महिलाओं का जो रेट है या फिर जो मतलब है नंबर्स हैं वो कम हो गए। सिर्फ मेघालय और आंध्र प्रदेश में अभी भी ऐसा है कि महिलाएं चाहती तो हैं कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करना, लेकिन कर नहीं रही। वहां पे अभी भी रेट ये जो है बढ़ा है। ठीक है, प्रोपोर्शन ऑफ विमेन जो है बढ़ा है अभी भी। और मणिपुर के अलावा सारे स्टेट्स में इंक्रीज इन द यूजर्स गेटिंग इंफॉर्मेशन, मतलब कि जो कंट्रासेप्टिव यूज किए जाते हैं, मणिपुर को छोड़ के बाकी सब जगह उनको बताया गया कि भाई इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया भी था, वेसेक्टोमी होता है, ट्यूबेक्टोमी होता है। ट्यूबेक्टोमी जो है वीमेंस की एक तरीके की नसबंदी, और वेसेक्टोमी जो है आपकी मेन की है। ठीक है, तो ये देखिए, इसमें अब एक और कंसर्न है कि एनीमिया, जो कि आपका आयरन की कमी की वजह से हो जाता है, वीमेन में बहुत ज्यादा देखा गया और मेन से ज्यादा है। इसकी वजह से क्या होता है, वीमेन बहुत थके थके से, और फटीगनेस रहती है हर समय, मतलब थकान ही रहना और ये सब चक्कर आना, ये सब इसी से रिलेटेड है। ठीक, आयरन की कमी। फीमेल स्टेरिलाइजेशन जो है ये डोमिनेट करती है एज अ मॉडर्न मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। कंट्रासेप्शन में अभी क्या है, फीमेल स्टेरिलाइजेशन यानी कि वही महिला नसबंदी, ये कंट्रासेप्शन का सबसे ज्यादा है। मतलब जब ये हो जाता है ये महिला नसबंदी, तो उसके बाद आप फिर बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। तो ये वाली चीज है कि ज्यादा हो जाए जब बच्चे आपके 2-3 जो भी हैं आपके, उसके बाद यही ही कराना चाहिए ये चीज। मेल का अभी भी एंगेजमेंट कम है, और देखिए जो प्रोटेक्टिव चीजें वो यूज करनी चाहिए नहीं कर रहे हैं। ये थोड़ा सा दुर्भाग्य की बात है कि अवेयरनेस कम है शायद। तो उसके बाद क्या, डिस्पाइट द एफर्ट्स बीइंग मेड, इट इज अलार्मिंग टू सी द इंक्रीज इन चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज अभी भी कई सारे स्टेट्स में ज्यादा हो रही है। ठीक है, और स्पाउसल वायलेंस भी जो है, हालांकि वैसे तो डिक्लाइन हुई है कई स्टेट्स और यूटीज में भी, लेकिन कुछ अभी भी 5 स्टेट ऐसे हैं जहां पे बढ़ी है। वो कौन कौन से स्टेट हैं? सिक्किम, महाराष्ट्र। अभी भी मतलब मियाँ बीबी आपस में एक दूसरे को तोड़ रहे हैं रोज, मतलब लड़ाई कर रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, बट ये हो रहा है ऐसा, यहां तक में रिपोर्ट तक में भी आ गया है। तो ये अब जैसे होता ना पहले का मैटर, अरे घर का मैटर नहीं, अब नहीं, लोग खुल के आ भी रहे हैं, और सोशल मीडिया इन सब ने बहुत ज्यादा हेल्प भी करी है। तो इस सेंसस जो ये रिपोर्ट आई है, सॉरी NHFS फिफ्थ वाली, उसमें बताया गया सिक्किम, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, आसाम और कर्नाटका में अभी भी बढ़ा है। अच्छा, कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? वही जो 2 चाइल्ड पॉलिसी वाली हम बात कर रहे थे, कि इस डाटा से ये तो पता चल रहा है कि हमारी पॉपुलेशन स्टेबलाइज कर रही है, जनसंख्या स्थिर हो गई है, लेकिन गवर्नमेंट फिर भी क्या अपील करनी चाहिए कि पॉपुलेशन रिडक्शन के लिए? और क्या हमें अभी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से डरना चाहिए, या फिर हमें अभी जो है 2 चाइल्ड पॉलिसी करना चाहिए? क्योंकि देखिए, भारत का जो परिवार नियोजन वाली बात रही है, फैमिली प्लानिंग की, वो हमेशा क्या रही है, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक देश है। ठीक, यहाँ पे ये नहीं कि आप गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती कि भैया तुम्हें करना ही पड़ेगा जबरदस्ती, मतलब से 2 से ज्यादा, या फिर इतना भी नहीं कर सकते हो। ये चाइना नहीं है, जहां 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, अब वो भी हटा दी उसने। क्यों? क्योंकि भाई वहां तो वर्कफोर्स ही कमी हुई जा रही थी। तो ऐसा डेमोक्रेटिक देश में इस तरीके से आप इंपोज नहीं कर सकते हैं, ये वाली बात है। जीएस पेपर 3
से संबंधित जो है यहाँ पे वेज कोड। अब देखिए जो ईपीएफओ वाले हैं जो पूछ रहे थे पेड ग्रुप में भी कि स्पेसिफिक न्यूज़ क्या है क्या नहीं है, तो देखिए वैसे तो करंट अफेयर में जो भी अगर ज्योग्राफी का भी, जैसे आज जो है ये हुआ है 42nd रामसार साइट एक नई जोड़ी गई है लद्दाख की, कमेंट करके बताइए क्या नाम है। तो ये ज्योग्राफी का जो भी करंट अफेयर भी होगा वो पूछ सकता है, समझ लीजिए ईपीएफओ वाले। लेकिन ज्योग्राफी का बेसिक कोई चीज है कि कोई लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड इस टाइप का चीजें नहीं पूछेगा, ठीक है। लेकिन करंट अफेयर में क्योंकि उसने बोला हुआ है डेवलपमेंटल इश्यूज और करंट अफेयर, तो उसको वो यूज करते, मतलब उसको करते हुए करंट अफेयर पूछ सकता है। लेकिन कुछ कुछ स्पेसिफिक जहां पे न्यूज आएगी वो मैं आपको बताता चलूंगा। अच्छा, इसके अलावा पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस, इन तीनों से तो ईपीएफओ लोगों को भी बहुत अच्छे से ध्यान देके पढ़ना चाहिए। अब ये वाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ईपीएफओ के से संबंधित भी, वेज कोड से रिलेटेड। ये जो आपके कौन है, ये एम्प्लॉयर्स के एसोसिएशन है, लेबर लॉ और इंडस्ट्री रिलेशन की लगातार मेरी रोज सीरीज आ रही है 9 बजे शाम को ओनली करंट अफेयर चैनल पे, इसी वाले चैनल पे आप लोग उसको भी कर सकते हैं फॉलो। और आपका जो है 2 बजे करीबन जो है ईपीएफओ कार्ड्स में देता हूं, उसमें सोशल सिक्योरिटी रिलेटेड जो स्कीम्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन या फिर लेबर लॉ या फिर अकाउंटेंसी, उन सबसे रिलेटेड मैं कार्ड्स क्विक रिवीजन सीरीज आप लोग को देता हूं। अब समझ लीजिए यहाँ पे हुआ क्या है। सीआईआई, एफआईसीआई, ये सब एम्प्लॉयर्स यानी नियोक्ताओं की बॉडीज हैं, इन्होंने कहा है वेज कोड पे एग्री तो कर रहे हैं ये लोग, जो नया लेबर जो वेज कोड आया है 2019 वाला, बट ये कह रहे हैं अभी रुक जाओ यार, पेंडिंग सब ये सब हो गया, कोविड तो बड़ा दिक्कत है, ठीक। तो गवर्नमेंट के पास पहुंचे थे ये लोग और इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से मिलते हुए कहा है, दो ये 24/12 को मिले थे कि मतलब अभी रुक जाओ यार, ये इम्प्लीमेंट मत करिए, कार्यान्वयन मत करिए किसका, डेफिनेशन ऑफ वेज का। अब इसके अंदर समझ लीजिए क्या क्या चीजें हैं। ये लोग मिले और इन्होंने डिस्कस किया डेफिनेशन ऑफ वेजेस, और जो कि कब इंप्लीमेंट होगी ध्यान रखिए, ये अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है 1 अप्रैल 2021 से, ठीक। अब नई वेज जो है किसमें आई, कोड ऑन वेजेस 2019 में, ये नए जो पार्लियामेंट ने पास किया उसमें नया डेफिनेशन डाला गया। अब यहाँ पे एक बहुत ही रोचक फैक्ट यहाँ पे आप लोग को बताता हूं, जो लोग वर्किंग है ऑलरेडी जानते होंगे, ऑर्गेनाइज्ड उसमें जो वर्किंग है कि क्या होता है, जो सैलरी आती है उसमें बेसिक तो बहुत कम होती है, उसके अलावा टीए, डीए और पता नहीं पीए, सीए, पीए सब होता है। ये जो है आपका 50% से ज्यादा होता है। मान लीजिए बेसिक 50 रुपए है, मतलब 100 रुपए अगर फुल आपकी सैलरी है, तो बेसिक मान लीजिए हो सकता है उसमें 25 ही हो परसेंट हो, और बाकी जो है 75% होगी। तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि नहीं, 50-50 करो, 50% से ज्यादा ये टीए, डीए, फीडीए ये सब नहीं होना चाहिए, आपका जो है 50% से कम होना चाहिए, बाकी आपकी बेसिक सैलरी होनी चाहिए। अब बेसिक सैलरी जो होती है उसके ही अनुसार जो है इन लोगों को, अच्छा इसमें फायदा दोनों का ही होता है, नियोक्ता को भी, एम्प्लॉयर को भी और कर्मचारी को भी, एम्प्लॉयज को भी। जब ये यहाँ पे क्या है 50 जितनी भी बेसिक सैलरी होगी उस पे ही इनको कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है प्रोविडेंट फंड में, ईपीएफ में, जिसको कौन चला रहा है, ईपीएफओ, ठीक है। तो उसमें कंट्रीब्यूशन लोग कम करना पड़ता है, कितना, 12% देना पड़ता है, ठीक। तो ये कम होने से दोनों को ही फायदा होता है। तो आप गवर्नमेंट ने कहा दे नहीं, वेजेस में आप क्या करो कि ये 50% ज्यादा, ये जितने भी ये अलाउंस दे रहे हो ना, ये 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 50% बोल रहा हूं, ठीक। ये वाली चीज है, वहां 50 रुपए मत समझ लेना आप, क्योंकि ये तो मैंने एग्जाम्पल से बताया। तो प्रेजेंटली द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट 12% ईच टुवर्ड्स द सोशल सिक्योरिटी। अच्छा, ये जो ईपीएफ और ये सब जो जाता है प्रोविडेंट में, ये क्या है, ये सोशल सिक्योरिटी की ही तो एक पार्ट है जो ईपीएफओ के अंतर्गत ये किए जाते हैं। अब लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स यही स्प्लिट कर देंगे कई सारे एम्प्लॉयर्स में, ये जो मैंने बेसिक चीज आपको बताई। अब ये इसकी वजह से क्या होता है, ये अगर अलाउंस को आप 50% तक रिस्ट्रिक्ट कर दोगे तो इससे फायदा क्या है कि एम्प्लॉयर आपको ग्रेचुटी ज्यादा देगा, ठीक। वो कब देता है एम्प्लॉयर ग्रेचुटी, ये भी समझ लीजिए जब आप 5 साल से ज्यादा काम करते हो किसी एक फर्म में, ये मैंने ऑलरेडी समझा रखा है वीडियो में, ठीक। और इसमें जो है आपका ग्रेचुटी भी मिलेगी, अगर 50% से तक ही सीमित रखेंगे, जितने भी बेसिक होता है उसमें मिलता है। और साथ ही साथ क्या है, द सोर्स सेड दैट द इंडस्ट्री बॉडी एग्री हो गए हैं, लेकिन वो अभी रेडी नहीं है इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से इस वेजेस वाली डेफिनेशन को करने में, ठीक। अब देखते हैं ये प्रेजेंट गवर्नमेंट कितना वर्क एम्प्लॉय की बात मानती है, एम्प्लॉय पक्ष में है, और कितना जो है आपका एम्प्लॉयर्स के पक्ष में। हालांकि इस जो डेफिनेशन में तो काफी अच्छी बात कही है। अब देखिए यहाँ पे कोड जो है उससे रिलेटेड समझ लेते हैं बेसिक बैकग्राउंड, कि ये सीख करता है, अमेंड करना चाहता है, कॉन्साइडेट करना चाहता है कई सारे लॉज को। ये मैंने ऑलरेडी इसके बारे में वीडियो आप लोग के लिए बता रखा है ईपीएफओ के लिए, लेकिन बाकी वाले भी एक बार पढ़ लीजिए, बाकी जैसे यूपीएससी वाले हैं, यूपीपीसीएस वाले हैं, क्या है समझ लीजिए। ये
कोड ऑन वेजेस 2019 क्या है, ये अमेंड और कंसोलिडेट कर रहा है कई सारे लॉज को। ओवरलैपिंग है, एक साथ एक जगह ले आओ ताकि जो है एफिशिएंसी आ सके, ज्यादा एक ही चीज को दो दो बार ना जगह ना लिखो, कंफ्यूजन भी होता है उससे। और इंटीग्रेट कंसोलिडेट करो वेजेस और बोनस को भी, वेतन और बोनस दोनों को के लिए मैटर इससे कनेक्टेड जो भी हैं उनको अब क्या किया है इन्होंने, उठा के एक कोड बना दिया। कई सारे लॉज हैं, पार्लियामेंट के लॉज अभी भी हैं अलग अलग, उसके कोड के द्वारा जो है अब संचालित होंगे, ये बात है। अब समझिए कौन कौन से हैं। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेजेस एक्ट, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम या फिर वेतन अधिनियम 1948। इनके ईयर याद रखना, हो सकता है क्रोनोलॉजी ही पूछ ले। ठीक। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976। इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट जो है डीपीएसपी में आपका मेंशन्ड भी है। ठीक। एक एक चीज ऐसे इंटरलिंकिंग करके पढ़ा करिए आप भी। अब ये कहता है कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल है यार सारे प्रोविजंस इस कोड ऑन वेजेस 2019 वाले में। और ये कहता है कि भैया तुरंत प्रभाव से आप वेजेस दो और मिनिमम वेजेस सभी को दो। ठीक। किसी भी तरीके का आप ये नहीं कहोगे वेज सीलिंग और सेक्टर अलग अलग है तो आप जो है मिनिमम वेज जो है अलग अलग दे रहे हो, या किसी सबको दो, यूनिफॉर्म तरीके से दो। ठीक। ऐसा क्यों? क्योंकि पेमेंट ऑफ वेजेस में क्या है कि उसमें एक सीलिंग लगा रखी है कि उस सीलिंग के नीचे जिनकी लोग आते हैं उन्हीं को ही खाली दिया जाता है, मिनिमम वेजेस वाली चीज है। ठीक। एक स्टैट्यूटरी लिमिट होती है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंतर्गत। दूसरा वही जो मिनिमम ऑफ वेजेस एक्ट है उसमें कहा गया है कि एप्लीकेबल उन्हीं इंप्लॉइज पे जो कि शेड्यूल्ड एस्टेब्लिशमेंट में है। शेड्यूल्ड इन्वेस्टमेंट एस्टेब्लिशमेंट कौन होंगे? कंपनीज एक्ट में जाके शेड्यूल वाले पढ़ लेना कौन कौन से। ठीक। अब देखिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी से रिलेटेड। फ्रॉड केस जो होते हैं जैसे कि नीरव मोदी, ठीक, आपका चौकसी हैं, पता नहीं कौन कौन है आपके, चंदा कोचर के पति हैं, और अपने माल्या तो है ही हैं बिल्कुल उसके, वो खुद ही कहते हैं मैं पोस्टर बॉय ऑफ जो है एनपी, मतलब ये सब फ्रॉडियर्स के हैं, विलफुल डिफॉल्टर्स। तो अब यहाँ पे आरबीआई ने पब्लिक सेक्टर बैंक में जो फ्रॉड केसेस हैं अब ये माना जा रहा है कि अब ये और ज्यादा रिपोर्ट होंगे। ठीक। लेकिन सरकार ने अपना यहाँ पे बचाव कर लिया, अभी दिखाता हूं कैसे आगे। पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट मोर फ्रॉड केसेस इन लोन अकाउंट्स दैट हैव अर्लियर बीन पुट अंडर देयर अर्ली वार्निंग अलर्ट सिस्टम। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, उन्होंने कहा है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, समझना, पब्लिक सेक्टर बैंक्स पहले ये जो है अच्छा अर्ली वार्निंग सिस्टम में आती थी कोई चीज, उनको लगता था कि भैया लोन जो है ये वापस नहीं आ रहा है, इसका प्रीमियम वापस नहीं आ रहा या फिर इंटरेस्ट वापस नहीं आ रहा, तो रखे रहते थे। ठीक। रखे रहते थे जब तक बिल्कुल वो कूड़ा नहीं हो जाता था और टाइम पूरा निकल नहीं जाता था, जब तक वो बिल्कुल लॉस ना हो जाए तब तक ये दिखाते नहीं थे अपनी बुक्स में। ठीक। और जब दिखाते थे तो इतनी देर हो सकती थी कुछ हो नहीं सकता। तो इस चीज के लिए अब क्या है, आरबीआई ने कहा है कि नहीं, आप तुरंत इसको अर्ली वार्निंग जल्दी से जल्दी आप ऑडिट अच्छे से करिए। ठीक। उसमें कोई बवाल नहीं होना, मतलब वो नहीं हो चाहिए, अच्छे तरीके से ऑडिट करिए और तुरंत अर्ली वार्निंग सिस्टम में आप इसको, अलर्ट सिस्टम में आप रखिए। ठीक। कि भैया ये चीज हो गया। और जब ऐसा हो जाए तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि प्रोविजनिंग करने का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली पूछ सकता है यूपीएससी आयोग जो भी है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट उन पे होगा। देखिए फैक्ट तो सब कर लेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट वाला जो करेगा कट ऑफ क्लियर करेगा, सीधी सी बात है। प्रोविजनिंग का क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए एक बैंक, फला बैंक का जो है उसको आया कि भैया 10 रुपए का लोन जो है वो आपका मुझे लग रहा है नहीं वापस आ पाएगा, इनको ऑडिट में इन सब में पता चला। ठीक। तो प्रोविजनिंग जितनी परसेंटेज की होगी उतना जो है आपको उतना ही अमाउंट अलग से रखना पड़ेगा। अब इन्होंने, गवर्नमेंट ने यहाँ पे, आरबीआई ने सॉरी, ये कहा है कि 100% रखो। तो ये लोन अगर आपको लग रहा है तो इसको लेटर स्टेजेस पे नहीं जाके प्रोविजनिंग, यहीं पे ही शुरुआती दौर में ही आपको 100% यानी कि 10 रुपए अलग से रखने पड़ेंगे कि मान लो कल को ये खत्म भी हो जाए भाई, लॉस्ट एसेट हो जाए। एसेट क्या है, जिसपे जो बैंक लोन देती है वही उसके लिए एसेट, क्योंकि उस पे ब्याज और कमाई होती है। तो ऐसी कोई भी चीज है तो एसेट कहलाती है। ठीक। तो 10 रुपए जो है इसको अलग से रखने पड़ेंगे। अगर ये भाई मान लो रिकवर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको ये नहीं कह सकते कि यार एनपी हो गया, ये हो गया। आप मतलब इससे कई सारी चीजें हैं कि हो सकता है कि लोग दिखाएं ना, या फिर जो है लोग जो है लोन ही ना दें ढंग से, या फिर लोन दें तो गरीबों को ना दें, ये सारी चीजें हो सकती हैं। मेंस के हिसाब से एनालिसिस करने वाली चीज है ये। ठीक। मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा अभी क्या है कि बैंक गोइंग थ्रू देयर अकाउंट were put on alert earlier. Banks are going through their accounts which were put on alert earlier. अब वो क्या करेंगे कि जैसे उनको दिखेगा उनको तुरंत ही उसको जो है एक तो रिपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉड का,
और साथ ही साथ उन लार्ज अकाउंट्स में, जो भी लार्ज अकाउंट्स वाले केसेस में क्या है, 100% आपको प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। प्रोविजनिंग मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी है क्या मतलब है उसका। और रिव्यू करना पड़ेगा थॉरली, प्रोविजन अपना जो एडुकेटली प्रोविजन करना पड़ेगा बैलेंस शीट को, ताकि बाद में कोई सरप्राइज ना मिले। सरप्राइज का शॉकिंग ही होता है, ठीक। 10-10 हजार करोड़ रुपए बताओ लेके भाग जाते हैं, और 10,000 लोग की जो है, लोग की इनकम नहीं होती है। दिस इज वेरी 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 पैथेटिक है। तो उसके बाद क्या है कि आरबीआई ने ये भी कहा है कि फ्रॉड कई सारे जो हुए हैं 2000, अच्छा यहाँ पे देखो गवर्नमेंट ने अपना बचाव कर लिया। 2019 में जो भी फ्रॉड आ रहे हैं, अब नजर में आ रहे हैं, ये सब के लोन जो दिए गए थे वो कब दिए गए थे? मोदी जी के आने से पहले, यानी कि 2010 से 2014 में। आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन इनटू दीज अकाउंट डाइवर्जन एंड अदर इश्यूज वर फाउंड। अब जब इन्वेस्टिगेशन की गई ऐसे अकाउंट में, तो ये दिखाया गया कि काम जो है फला के लिए लिए गए, लेकिन काम उससे उसका डाइवर्जन करके कहीं और खर्चा हो रहा था पानी, लेकिन कोई देखने वाला नहीं। अच्छा, यहाँ पे अब डेटा एनालिसिस यहाँ पे ये है कि टोटल केसेस ऑफ फ्रॉड्स जो भी 1 लाख या उससे ज्यादा हैं, वो रिपोर्टेड बाय द बैंक्स किए जाएंगे, या फिर कोई और भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ये 28% बढ़ गए वॉल्यूम में, और 159% बढ़ गए बाई वैल्यू। ठीक, वॉल्यूम मतलब क्या है कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे लोन्स जो थे वो आपके बढ़ गए 28%। और जो है और जो वैल्यू है, मतलब ये लोन अलग अलग जो है, इन किसी की 100 रुपए है, किसी की 1,000 है, किसी की 5,000 है, तो वो बढ़ गया 160%। समझ में आ गया ना? एक एक चीज आप लोग को बिल्कुल इजी वे में आपको मैं यहां समझा रहा हूं। डिस्पाइट द रिजर्व बैंक, अब रिजर्व बैंक ने टाइटनिंग भी कर दी है, तब भी हो सकता है विजिलेंस सुपरविजन बढ़ाया, तभी तो हो सकता है ये सारे कुछ समझ में दिखाई भी आ रहे हैं, उजागर भी हो रहे हैं। ठीक, और ये मतलब इतने फ्रॉड थे 2019 में, अब इस साल इतने ज्यादा हो गए, ये यहाँ पे दिखाया, फैक्ट है सिंपल। अच्छा, रीजन क्या है कि वीक इंप्लीमेंटेशन, अर्ली वार्निंग अलर्ट सिस्टम का अच्छे से इंप्लीमेंटेशन नहीं होता था, नॉन डिटेक्शन, इंटरनल ऑडिट में दिखाते नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो सब मिले हुए हैं, और नॉन कॉपरेशन ऑफ बोरोवर्स भी नहीं कुछ बता रहे हैं फॉरेंसिक ऑडिट में। इनकंक्लूसिव ऑडिट रिपोर्ट्स अच्छे से नहीं हो रही है, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग। जॉइंट लेंडर मीटिंग, मतलब एक बार कई सारे बड़े बड़े जो माल्या टाइप के लोग होते हैं, वो इतना लोन मांगते हैं कि एक बैंक को हो सकता है कि ना ही वो दे ही ना पाए, तो वो क्या करते हैं, वो कई सारे बैंक के पास चले जाएंगे, 10 बैंक मिल के इनको लोन देते हैं, और इनको मिल भी जाता है सब कुछ, और रेड कारपेट बिछा के इनको जाने को भागने का भी मौका भी मिल जाता है। ये बहुत ही मतलब अगर आप सच्ची में देखो, तो जो पॉवर्टी है अपने हिंदुस्तान की, वो खत्म नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेटेड है, और हमारे डीपीएसपी में साफ साफ लिखा भी हुआ है कि कंसोलिडेशन नहीं होने देंगे वेल्थ का। ठीक, कंसोलिडेशन नहीं होने देंगे वेल्थ का, ये लिखा हुआ कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ? अच्छा बताइए, ये 37 है कि 38 है? चलिए थोड़ी हिंट भी देता हूं, नहीं तो लोग कहने लगते हैं अरे यार तुम जितना बताते नहीं उससे ज्यादा पूछ लेते हो। ठीक, हम यहाँ ज्ञान लेने आते हैं कि देने आते हैं, तो ये वाली चीज है। तो ओवरकमिंग मेजर्स क्या है? ईडब्ल्यूएस मैकेनिज्म इज गेटिंग रिवैम्प किया जा रहा है। वहीं सारी है कि आप साथ ही साथ जब ऑडिट करो तो फॉरेंसिक ऑडिट भी करो, बोरोवर से जो है स्क्रूटनी भी रखो, कई सारी चीजें मल्टी डिसिप्लिनरी आपको बनना पड़ेगा, काम करने पड़ेंगे, ये चीज है। और भाई जनता का पैसा है यार, कोई जो लेके जा रहा है वो कैसे? ठीक, जनता बहुत गरीब जनता भी है, सबकी आपको ध्यान देना चाहिए, लोगों की हार्ड एंड मनी है, कोई चोर चकारी करने के लिए काम कर रहा है ये। सेंट्रल बैंक जो है एंगेज कर रहा है इंटरलिंकिंग वेरियस, कई सारे डेटाबेस को उठा के उसमें देखेगा, अच्छा फिर पैटर्न देखेगा, अच्छा ये सब जो है यहाँ से ये काम हो रहा है, अच्छा यहाँ काम लिया ए चीज के लिए करने के लिए, उसको उठा के जो है बी चीज में दोनों डेटा को उठा के देखा तो यही वाला फंड यहाँ आ रहा है, तो उन्होंने जो है पकड़ लेंगे, ये चीज है। ठीक, सेंट्रल फ्रॉड रजिस्ट्री एक बनाई गई है, ये पोर्टल बनाया गया है ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, जो कि आरबीआई का एक्ट जो है उसमें शेड्यूल है, जैसे हमारे भारतीय संविधान में शेड्यूल है अनुसूची, वैसे आरबीआई के भी शेड्यूल है। उस शेड्यूल में जो कमर्शियल वाणिज्यिक बैंक हैं उनको जो बोलते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। ठीक, जो बैंकिंग वाले एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी एक एक चीज यहां बताता चल रहा हूं। सीएफआर पोर्टल जो है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग ऑफ द फ्रॉड्स बाय द एनबीएफसी एंड द सीएफआर पोर्टल, एनबीएफसी को फ्रॉड बताने के लिए हो रहा है या नहीं है, उसकी रिपोर्टिंग ऑनलाइन है। सीएफआर पोर्टल भी बनाया गया है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के लिए सीएफआर पोर्टल है, एनबीएफसी जो है उनके लिए अलग बनाया गया है। ठीक, और ये एडवांस स्टेज में विद न्यू फीचर और सारा कुछ है, ताकि आसानी से बता सके, बना सके। अपने फेवरेट सेक्शन पे आ गए हम लोग, क्वेश्चन रिलेटेड। यहाँ पे लीजन ऑफ मेरिट जो है यूएस, अब ट्रंप जो है जा रहा है। ट्रंप कौन? ट्रंप वही यूएस वाला। ठीक,
वो जा रहे हैं, अब उनको 20 जनवरी को अगर वो नहीं भी निकलेंगे ना तब भी उनको बाहर निकाल दिया जाएगा किसी भी तरीके से। तो अब उन्होंने जाते जाते ये सोचा है कि क्वाड, मैंने आप लोग को बताया था ना पीछे, क्वाड जिसमें कि यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिल गए। तो अब उसने क्या किया है उठा के ट्रम्प ने कि ये लीजन ऑफ मेरिट वाला अवार्ड दे दिया इन तीनों को, और ताकि ये दिखाई दे कि भैया ट्रम्प के टाइम पे ये यूएसए की जो हुई थी चीजें इंडो पैसिफिक और इन सब में जो है चाइना को कंटेन करने के लिए, वो ट्रम्प की वजह से हुई थी। ये चीज है, अपना एक तमगा उठाने की वाली बात है। तो इन्होंने जो है उठा क्या किया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया को एक लीजन ऑफ मेरिट से नवाज दिया है, अवार्ड कर दिया है, और ये हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन होता है। और ये 1942 में प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, 1942 में, तो ये वर्ल्ड वॉर, अच्छा बताइए, 1 के टाइम पे होंगे कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे होंगे? बहुत ही सिंपल है, लेकिन इनडायरेक्टली जैसे यूपीएससी पूछता है वो पूछ रहा हूं आपसे, ठीक। तो ये है कि देयर हैज बीन, अच्छा इससे पहले इंडिया में जो है किसको दिया गया था, फील्ड मार्शल के एम करियप्पा, बहुत बड़े अच्छी शख्सियत थी। और उसके बाद जनरल एस एम श्रीनागेश, ठीक, श्रीनागेश। तो अब यहाँ पे क्या है कि आपका इंडिया में ये मोदी जी को दिया गया है, और ऑस्ट्रेलियन पीएम को भी दिया गया है कि ये सब काम करने के लिए, इंडिया यूएस को रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए इंडियन उनको दिया गया है। ऑस्ट्रेलियन पीएम को दिया गया है कि ग्लोबल चैलेंजर्स और कलेक्टिव सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए। वहीं सारी बातें हैं कि पीएम जो है आपके जापानीज की लीडरशिप एंड विजन फॉर ए फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, ठीक। अब देखो साउथ चाइना सी और इन सब में जो है बहुत ज्यादा चाइना एग्रेशन दिखा रहा है, तो उसी को कंट्रोल करने के लिए था। अब यहाँ पे फॉल्स पूछा गया है, फ्रूट्स करके पोर्टल बनाया गया, ये किससे संबंधित है? फ्रूट्स है तो फार्मर से संबंधित है, ठीक, ऐसे याद कर लेना। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल है। ये एक ई गवर्नेंस का जो है प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ आंध्रा का है क्या? ये गलत है, किस स्टेट का बताइए, ठीक। अच्छा, ये पोर्टल जो है इसको इंटीग्रेट कर दिया गया है भूमि पोर्टल से, ठीक, और जिससे जो है स्टेट को फेच करने में लैंड डिटेल्स, मान लीजिए जो भी फार्मर्स आए और इस पे इन्होंने रजिस्टर कर लिया इस वाले पोर्टल पे, तो उनकी लैंड डिटेल्स और कितनी कितनी है, कहाँ कहाँ पर है, सब कुछ आ जाएगा। किस किस, अब भूमि पोर्टल क्या है? लैंड रिकॉर्ड्स के लिए तो बनाया गया है, ठीक है ना। तो वैसे है आपका। इसके अलावा आपका ये कह रहा है कि इट विल एलिमिनेट विजिट ऑफ फार्मर्स टू सब रजिस्ट्रार ऑफिस। ये स्टेटमेंट ठीक है। रजिस्ट्रार ऑफिस में क्या होता है? वहीं पे लैंड की खरीद फरोख्त करना और ये जानना, कुछ भी करना है तो वहां पे बैनामा लेखक और जो आपके लेखपाल होते हैं इन पे आ जाओ। बड़ा बहुत करप्शन है, मैं आपको बता रहा हूँ साफ सीधी बात। कभी जमीन लेने जाना वहां पे, वो देखना आप लेखपाल और सबसे, मतलब बहुत ज्यादा करप्शन होता है, ठीक। ये ऑफ द रिकॉर्ड बात है। अच्छा, और फ्रूट्स जो है आपका फुल फॉर्म फार्मर रजिस्ट्रेशन यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम वाली बात है। ई गवर्नेंस का प्रोजेक्ट है कर्नाटका गवर्नमेंट का, जहां पे अभी बीजेपी की येदियुरप्पा जी की सरकार है। और इन दिस पोर्टल सारे फार्मर जो है अपना पंजीकरण कराएंगे, उनको एक एफआईडी नंबर यानी कि फार्मर आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा। आसान क्या करना चाहते हैं? जैसे ही ये इनको मिलेगा नंबर, ठीक, इस नंबर का यूज करते हुए फाइनेंशियल एंड लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, मान लीजिए कोई बैंक है, ठीक, उनका फार्मर गया, उसने एफआईडी दिखाया, ठीक, बैंक ने देखा अच्छा इसके बाद ये इतनी इतनी जमीन है, उस जमीन पे कितना कितना ऋण है, लोन है, किसने किसने दे रखा है, और अगर भी मिल सकता है तो ठीक, इसने कितना वापस कर दिया है तो ठीक, सब कुछ देखते हुए इसको अगर एलिजिबल होगा तो आराम से लोन दे दिया जाएगा। अदरवाइज वही जो वैसे मिलता है लोन वैसे ही मिलेगा फिर, ठीक। ऑल द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वुड बी ब्रॉट, इस पोर्टल पे बैंक वैंक ये सब भी आ जाएंगे, वित्तीय संस्थान जो है आ जाएंगे। और इसकी वजह से जो है डेटा पर्टेन टू लोन्स ऑफ द फार्मर विल बी अवेलेबल। अब जैसे कई सारे लोग जो थे पहले, जैसे फार्म लोन वेवर का भी एक बवाल काफी चला था वोट खरीदने के लिए, चला क्या, चल रहा है। तो अब ये कई लोग तो लोन ही से लेते हैं, अरे सरकार माफ कर देगी लोन धड़ल्ले से। और जिस दिन से लोन माफ होता है, एक चीज समझ लेना, उसके अगले दिन से फिर से आप लोन ले सकते हो। इसीलिए लोग जो है वोटिंग जो करते हैं ना, वो दिमाग और विवेक से नहीं करते हैं, सिर्फ वोट को खरीदा जा रहा है। ये सबसे गलत बात है, ठीक। और साथ ही साथ ये चीटिंग है उसके साथ भी, जो लोन सही में वाकई में वापस भी कर रहा है। तो उसके लिए क्या है, इसको बोलते हैं मोरल हजार्ड बोलते हैं। एथिक्स वाले जो पेपर देने वाले हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मोरल हजार्ड बोलते हैं कि भैया जो लोग दे रहे हैं वो उनको भी डिमोटिवेशन होता है कि यार हम क्यों दे, यार ये सब तो दे नहीं रहे हैं, और उनको तो खुला, ये लोग उनको कोई कह भी नहीं रहा है, बल्कि इस चीज को तो बढ़ावा दिया जा रहा है। अच्छा, अब क्या है कि एग और चिकन और जो आपका मीट है,
ये सब अब प्लांट में बनेगा। ठीक, तो जो वेज लोग हैं उन लोग के लिए जय गुरुदेव करके आराम से आप वो लोग खा सकते हो। तो ऐसी चीज यहाँ पे हुई है। कौन से स्टेटमेंट सही है? टीम ऑफ साइंटिस्ट जो आईआईटी कानपुर के थे, उन्होंने एक नवाचार का एक कंटेस्ट था, जो कि किसने चलाया था? यूएनडीपी ने। यूएनडीपी जो है आपका एसडीजी बनाता है। ठीक, एसडीजी सॉरी बनाया है और इम्प्लीमेंट कर रहा है। यूएनडीपी आपका एसडीआईआर भी देता है रिपोर्ट और इंडेक्स भी। तो इसके अंतर्गत एक ये कंटेस्ट था और इसमें जो है आईआईटी कानपुर ने ये जीता है ये वाला पुरस्कार। और इसमें क्या है, इन्होंने प्लांट बेस्ड मॉक एग बनाया, मतलब अंडा जो है प्लांट से बना दिया उन्होंने, आराम से खाओ। ठीक, इट हैज बीन डेवलप्ड फ्रॉम ए वेरी सिंपल फार्म बेस्ड क्रॉप प्रोटीन से बनाया है। और ये देखने में और खाने के टेस्ट में भी अच्छा, ये जो वेज है इसमें लिखा हुआ है कि खाने के टेस्ट में भी एक जैसे ही। जो वेगन है या फिर जो वेजिटेरियन है उनको कैसे पता है क्या क्या टेस्ट है? तो क्या नॉनवेज वाले जो बताएंगे वैसे ही उनको समझना पड़ेगा या जो भी है? ठीक, दो तीसरा पॉइंट ये है कि द डेवलपमेंट ऑफ द मॉक एग मीट्स द प्रोटीन नीड। अच्छा, ये एक तरीके का ऑल्टरनेटिव है। कई बार ये कहा जाता था भैया एग मीट मछली नहीं खाओगे तो कमजोर हो जाओगे, सब पोषक तुम्हारा उड़ जाएगा, मिल नहीं रहा तुमको, हिडन हंगर है तुम्हारे अंदर, डेफिशिएंसी है। तो वो सारी प्रोटीन नीड और सारा जो है डाइट स्पेसिफिक हेल्थ कॉन्शियस जो वेगन है और वेजिटेरियन उनको मिल जाएगा इसके प्लांट बेस्ड के तरीके से। ठीक, तो यहां पे देखिए इस पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो इसलिए गलत है क्योंकि आईआईटी कानपुर नहीं दिल्ली में हुआ है। ठीक, और ये इनोवेशन कंटेस्ट जो है इनोवेट फॉर एसडीजी करके था। ये किसने? यूएनडीपी ने चलाया था, एक्सीलेटर लैब इन इंडिया फॉर देयर इनोवेशन ऑफ प्लांट बेस्ड मॉक एग्स। द टीम हैज आल्सो डेवलप्ड उन्होंने चिकन मीट, मतलब ये मतलब ऐसा नहीं है कि चिकन के शेप का वहां पे पेड़ों से लटका रहेगा, समझ रहे हो? या पता नहीं कि जब इसको देखा नहीं, वजह देखना। एग तो वैसे ही होगा, प्लांट बेस्ड मॉक एग। चिकन विकन भी वैसे ही आएगा क्या, फेदर के साथ में, देखिएगा प्लांट से ही लटका हुआ है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा सेशन खत्म होता है। बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीजें मैंने इसमें बताई हैं, इकोनॉमी, ईपीएफओ, सबके लिए। ठीक, अगर आप लोग को पसंद आता हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट जरूर करिए। जो आंसर देगा वो सिलेक्शन लेगा, साफ सीधी बात है। और आप लोग हमारे साथ अगर यूपीएससी के पेड ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, ईपीएफओ के पेड ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो आप लोग कॉल कर सकते हैं 85648805309660660689 पर और एडमिशन ले सकते हैं। ठीक, तो आज चलते हैं फिर। प्लीज यार प्लीज, लाइक करने में क्या जाता है यार तुम लोग को, बढ़िया कमेंट करने में क्या जाता है, फ्री है सब कुछ। कुछ मोटिवेट करो मुझे भी। रोज आप लोग के लिए 6 बजे लेके आ रहा हूं टाइम, मतलब रोज मुझे 3 दिन तक बचता है, लेकिन मुझे करना है तो करना है, क्योंकि आप लोग जो सीरियस जो है एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत जरूरी है चीज़। और मैं समझता हूं सिलेक्शन एक बार हो जाएगा तो नाम लेंगे तो अच्छा लगता है। अभी से आप लोग कैसे सपोर्ट कर सकते हो? लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।